एक बार फिर से डेली वेजेस सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और इनको सेक्रेटरीट का घेराव करने से रोका जा रहा है। कुछ दिन पहले भी आपने देखा कि डेली वेजेस सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर निकले और अपनी मांगों को लेकर लगातार चुके। एक तरफ असेंबली सेशन चल रहा है, बजट सेशन पेश हो गया है, हालांकि कमेटियां जो है वो भी बनाई गई है। राजौरी के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन जम्मू के अंदर भी बड़े पैमाने पर जो है डेली वेजेस प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिनका कहना है कि 3 दहाइयों से इनके मसाइल को हल नहीं किया गया। इनकी एक ही मांग है कि हमें रेगुलर किया जाए, मुस्तकिल तकरारी हो, ताकि इनके घर के चूल्हे जो हैं वो जल सके, क्योंकि पिछले कई सालों से ये इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ एक डेली वेजर मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप? आज भी घेराव करने की कोशिश जो है वो सेक्रेटरीट का कर रहे थे, लेकिन आपको रोका गया है। इससे पहले भी आपने किया। क्या सरकार की जानिब से आपको कोई आश्वासन, कोई यकीन दहानी दिलाएगी? मेरी बहन, हम सेक्रेटरीट गेट पे हैं, हमें रोका नहीं गया, हम खुद रुके हैं। हम सेक्रेटरी अंदर भी जा सकते हैं। उमर साहब को ये बताने के लिए हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, हमें रोका नहीं गया। पुलिस ने अगर वहाँ रोका, वहाँ लाठियाँ बरी में मेरे को यहाँ लगी, कई साथियों को लगी, हम इसको भी बैरिकेड क्रॉस कर। सिर्फ उमर साहब को ये बताना था कि आप जो सत्ता के नशे में चूर होके अंदर बैठे हुए और 2009 से 14 तक आप चीफ मिनिस्टर है, आपको सब कुछ भूल गया। आज आपके जो डिप्टी सीएम ये कहते हैं हम कहीं किसी के स्पॉन्सर हैं, हम किसी के स्पॉन्सर नहीं हैं। अगर हम किसी के स्पॉन्सर होते, आज नौशहरा में प्रोटेस्ट उनके इलाके में, राजौरी में हुआ, पुंछ में हुआ, किश्तवाड़ में हुआ, रियासी में हुआ, डोडा में हुआ, वो सब स्पॉन्सर लोग हैं। हम किसी के स्पॉन्सर नहीं है। हमारा जब ये लोग एमएलए बन जाते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के, फिर हमारे लिए इनके पास टाइम नहीं होता। आज बीजेपी के वो एमएलए कहाँ हैं जो जम्मू के हक की बात करते हैं? 450 करोड़ जो पेंडिंग, वो मैक्सिमम बीजेपी के टाइम का 14 से 18 का है। हमारा कोई नहीं है। हमें सब अपना बोलते हैं, लेकिन हमें देते कुछ नहीं है। देने के नाम पे वो अपनी सैलरी हाइक करते हैं। 450 करोड़ हमारा देना है, सीडीएफ अपना बढ़ा लिया, अपनी कोठियां रेनोवेट हो रही हैं, नई गाड़ियां मिल गई, और क्या चाहिए? लेकिन फिर भी इनका मुंह नहीं खुला कि हम ठीक हैं, हम वेल टू डू हैं। उनको किसी को चाय पिलानी है, उसके लिए सैलरी हाइक चाहिए। तो ये क्या डेलीवरी कहाँ जाए? क्या हमारे घरों में मेहमान नहीं आते? लेकिन उन्होंने 6 महीने का वक्त तो मांगा है ना आपसे कि 6 महीने का वक्त दे दे, रिपोर्ट पेश करेंगे और उसके बाद आपका हल किया जाएगा। मैडम, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल, आपकी एज कितनी है? 30 साल है? 26 है ना? हम 31 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 94 से लेकर किसी, इसी उमर साहब ने 2009 में बोला था मैं सत्ता में आऊंगा, मैं डेली वेज को रेगुलराइज करूंगा, और 13 में एक कमेटी बनाई। उस कमेटी की कैबिनेट साहब कमेटी से बड़ी कमेटी थी, वो कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई, लेकिन उन्होंने हमें रेगुलराइज नहीं किया। इन्होंने उस टाइम जो परमानेंट एम्प्लॉय थे उनकी रिटायरमेंट की एज 58 से 60 कर दी। हमारे लिए कुछ नहीं। तो आज ये फिर कमेटी के नाम पे हमें गुमराह करेंगे। हम गुमराह होने वाले नहीं है। अगर आपको कमेटी बनानी है, हमारा 450 करोड़ दे दो, लद्दाख यूटी का रेट दे दो। आज आप कहते हो 11 साल के बाद कि हमारे पास नंबर नहीं है। मैं देता हूं नंबर, मेरे पास सारा नंबर है। वो उस कमेटी का नंबर है जिसके राठौर साहब चेयरमैन थे और आप चीफ मिनिस्टर थे, आपके सामने टाइम बनी थी। श्यामलाल शर्मा जो आज बीजेपी के विधायक हैं, उस कमेटी के मेंबर थे, कांग्रेस के एमएलए रहते। अजय सिसोत्रा उस कमेटी के मेंबर थे। हमको अनपढ़ लोग थोड़ी हैं कि उमर साहब हमें बेवकूफ़ बनाएंगे। ठीक है, वो पोस्ट ग्रेजुएट है, हम ग्रेजुएट हैं, उनसे कम पढ़े लिखे नहीं हैं। हम भी वही अनाज खाते हैं, वो जो खाते हैं वो महंगा खाते हैं, हम सस्ता खाते हैं। हमें बेवकूफ़ ना बनाया जाए। हम ये कहते हैं हमारे जायज़ हक हैं। आप में हिम्मत है कमेटी बनाने के अलावा आप हम सबको निकाल दो, फिर आप ये निजाम, ये पानी चला के दिखाओ। फिर से आपको धोखा देने की कोशिश की जा रही है कमेटी के नाम पे। मैडम, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस तीसरी बार सत्ता में आई है 94 के बाद। पहले 94 के बाद 96 में आई, 2002 तक। उसके बाद 2009 से 2014 तक उमर साहब रहे। आज उमर साहब फिर आए। आज उमर साहब ये कहें फिर टाइम दो। मेरे भाई पुलिस के देख रहे हैं बड़े ध्यान से। मैं इनको भी ये बताऊं, 94 का जो कांस्टेबल भर्ती हुआ, आज वो 3 स्टार हैं। हम डेली वेजर। यही को सवाल मैंने 2 साल पहले एसएसबी जम्मू को किया था। मैंने कहा आप 30 साल पहले क्या करते थे? कहते मैं पढ़ रहा था। मैंने कहा आप जब नरवाल में डीएसपी थे, हम तब भी डेली वेजर। आप एसपी बने, आप एसएसबी जम्मू हो, हम तब भी डेली वेजर। कहने का ये कि इनकी किस्मत अच्छी है, ये पुलिस में चले गए। हम लोग बेवकूफ़ थे। हमने कहा आराम का डिपार्टमेंट है, 8 घंटे ड्यूटी देंगे, घर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ 24/7 ड्यूटी है, कोई छुट्टी नहीं, कोई मेडिकल नहीं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, और सोशली इकोनॉमिकली इतने वीक हैं कि हमारे कई साथी बच्चियों की शादी नहीं हो रही, इसका बाप डेली वेजर है। तो आप आज उमर साहब ये कहें कि मेरे पास नंबर नहीं है। फाइनेंस डिपार्टमेंट
जो हर महीने हमें वेजेस देता है, उसके पास सब नंबर हैं, सबके सब नंबर हैं। ये आज के डिजिटल ज़माने में कोई चीफ मिनिस्टर जो लंदन से पढ़ा हो, आज ये कि मेरे पास नंबर नहीं है, बड़े अफसोस की बात है। जब आप सड़कों पर उतरते हैं आप पे लाठी चार्ज होता है। जब सरकार से जाके नौ मुंतखब सरकार से पूछा जाता है, वो कहते हैं कि हमारे पास पावर्स नहीं है, होम डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं है। वो एलजी से बात करे तो एलजी के आगे भी आपने तो गुहार आपको फिर पीछे ले जाऊं, उमर साहब कहते आज मेरे पास पावर नहीं है। 2009 से 2014 बीच उनके पास पावर थी, मालिक थे स्टेट के, स्पेशल स्टेटस था। इनकी गलती की वजह से वो स्पेशल स्टेटस गया। अगर ये हमको रेगुलर करते, इनका भी 2-4 जम्मू से एमएलए जीत जाते, फिर बीजेपी पीडीपी की सरकार नहीं बनती। जब 370 टूटा था उस वक्त जम्मू में जश्न मनाया गया था, डोल नगाड़े पीटे गए। मैडम हमने जश्न तब भी नहीं बनाया, हमारी कंडीशन तब भी वैसी थी, अब भी वैसी है। जश्न जिन्होंने मनाया वो एमएलए बन के बैठे हुए, किस बात का जश्न मनाए? मेरा घर छीन के मुझे किराए में मकान में जाके बैठूं, मैं जश्न मनाऊंगा उस बात का? वो बेवकूफ लोग होंगे जिन्होंने जश्न मनाया, हम तो जश्न मनाने वाले नहीं है। हिमाचल में स्टेटस है स्पेशल, वहाँ बाहर का आदमी लैंड ले सकता, तो जम्मू में पहले भी लोग लैंड लेते। 370 के बाद मुझे नहीं लगा ये डेली वेज कई लेबर की जिंदगी में कोई फर्क पड़ा। हाँ, एमएलए की सैलरी हाइक हो रही है, उनको सीधे 1.5 करोड़ 4 करोड़ मिल रहा है, नई स्कॉर्पियो मिल रही है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं। चाहे एलजी साहब के दिल में, एलजी साहब ने 11 नवंबर 2020 को बुलाया था, उस 5 नवंबर में मैं भी एक था। एलजी साहब ने ये कहा आप मेरे बेटे की तरह हो, बच्चों की तरह हो। डीडीसी इलेक्शन है, अभी मैं आपकी रेगुलर पॉलिसी घोषणा करूंगा तो पार्टी विशेष को फायदा होगा। उन्होंने किसकी तरफ इशारा किया आप जानते हो। हमारे साथ उस टाइम जुगल शर्मा जी गए थे, मेंबर पार्लियामेंट, रविंदर रैना बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट, 1.5 घंटा हम राजभवन रहे और उन्होंने कहा 1 महीने के बाद आपका रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट होगा। आज 2020 से 25 होगी, वो 1 महीना नहीं हुआ। हमें हर एक ने ठगा है, हमें हर एक ने जख्म दिए। सरकार कहती है अभी हमें इतना वक्त ही नहीं हुआ, 4 महीने हुए हैं हमें सरकार में आए हुए, तो हमसे तवक्का इतनी ज्यादा ना रखी। मैं उमर साहब को फिर पीछे ले जाऊंगा, 4 महीने हुए, 96 2002 6 साल कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत नुकसान किया। मैं सुनो, मैं उसी पे आ रहा हूँ। 96 2002 नेशनल कांग्रेस सरकार, 9-14 नेशनल कांफ्रेंस, आज फिर नेशनल कांफ्रेंस। आप कहते हैं हमें टाइम कितना हुआ? आपको तो आप दोबारा तीसरी बार ग्रेजुएशन कर रहे हो, तीसरी बार सत्ता में आ रहे हो। बीजेपी ने, हम बड़ी बार पिछले 3 साल से कह रहे हैं, हमारा सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी ने किया। अगर बीजेपी चाहती सेंटर से आज भी पैकेज ला सकती है, 1 टाइम पैकेज लाके इस समस्या का हल कर सकती है, लेकिन नहीं, क्योंकि वो भी तमाशा देख रहे बाहर बैठ के। देखते हैं उमर साहब कैसे करें। उमर साहब कहना जाओ जम्मू वालों मुझे कौन सा वोट दिया, इनके दिलों में ये बैठी है बात। लेकिन हम इंसानी मुद्दा है, इंसानी मुद्दे को इंसानी की रूह से ही ठीक करना चाहिए, ना कि इस पे सियासत होनी चाहिए। लेकिन अब आपने क्या करना है, क्योंकि आप सेक्रेटरीट तक तो पहुंच गए हैं, आप खुद कह रहे हैं कि हम खुद अंदर नहीं जाना चाहते, उसके बाद आप क्या करेंगे? क्योंकि सरकार, अगर हम सेशन की बात करते हैं तो डेली वेजेस के बारे में जब बात की जाती है तो वो कहते हैं कि हमने कमेटी बना दी है, तो 6 महीने में रिपोर्ट सुनाता हूँ। बैंक ने किसी से पैसे लेने हो ना, उसके घर के बाहर ढोल बजाया जाता है, उसको फांसी थोड़ी चढ़ाते हैं वहाँ पे। हम इनके घर के बाहर ढोल बजा रहे हैं। शर्म होगी इस सरकार को, शर्म होगी सरकार को। लोगों की चुनी हुई सरकार होगी तो उनका नुमाइंदा हमसे बात करने आएगा, इससे बड़ी बात मैं कह नहीं सकता। लेकिन इतने दिनों से कर रहे, कोई तो आया नहीं आपका हाल हवाल? मैंने आपको सुना दिया कि हम एलजी साहब को मिल लिए, बीजेपी दफ्तर घेराव कर लिया, कहाँ नहीं पहुंचे। लेकिन मैंने जो कहा, इन लोगों की चमड़ी मोटी है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरी हाइक करेंगे, अपने लिए लग्जरी चाहिए, अपने नई गाड़ियां चाहिए। गांधीनगर बंगलोज जो हैं वो रेनोवेट हो रहे हैं, तालाब तलो जो बंगलोज हैं वो रेनोवेट हो रहे हैं, हर 5 साल के बाद इनके लिए होते हैं। लेकिन हमारे लिए कहते हैं हमें 4 महीने हुए। भाई 4 महीने हुए तो सैलरी क्यों हाइक कर रहे हो? नई गाड़ियां क्यों ले रहे हो? क्या पुरानी गाड़ी नहीं थी एमएलए के पास? हमारे लिए टाइम नहीं है। अपने लिए उमर साहब कहते हैं मैं कुछ ना कुछ इन 88 के लिए करूंगा। और सबसे बड़े अफसोस की बात है, ये जितने एमएलए अंदर बैठे मैक्सिमम इनमें करोड़पति होंगे, बिजनेसमैन है। किसी ने मना नहीं किया कि हमारी सैलरी हाइक मत करो, पहले इनकी डेली वेज का देखो कुछ। इसलिए हम अपने ही हैं, इसलिए सड़कों में निकले। डेली वेज क्या एम्प्लॉय भाई इसलिए कहा जाता है, हमारा कोई नहीं होता। जो सरकार आती है वो लाठियां बांधती है। बीजेपी हो, 94 के बाद नेशनल कांफ्रेंस आई, फिर कांग्रेस पीडीपी सरकार आई, फिर कांग्रेस एनसी सरकार आई, फिर बीजेपी पीडीपी सरकार आई, अब दोबारा नेशनल कांग्रेस सरकार है। हम किसको अच्छा कहें? सब ने हमारा गला दबाया, जख्म दिए। जख्मों अगर ये मरहम लगाना चाहे तो उमर साहब लगा सकते हैं, इनके पास आज भी मौका है।
तो ये डेली वेजेस वो हैं जो बरसों से इस इंतजार में है कि सरकार उनके साथ इंसाफ करेगी, लेकिन इनको बार बार कमेटियों के नाम पे धोखा दिया जाता है और इनका ये कहना है कि बार बार कमेटियां बनाने से इनके घर नहीं चलेंगे, इनके जो रोजगार है वो नहीं चलेगा। लेकिन फिलहाल ये अभी सेक्रेटरीट के बाहर जो है घेराव कर रहे हैं और इनका खुद का कहना है कि हम जानबूझकर जो है वो सेक्रेटरीट के अंदर नहीं जा रहे, क्योंकि वो मौका दे रहे हैं और ये बाहर ढोल इसलिए बजाए जा रहे हैं ताकि सरकार को इस बात का एहसास हो, इस बात की शर्म आए कि इतने सालों से इनके साथ नाइंसाफियां होती आ रही हैं, लेकिन इक़्तिदार में आने के बावजूद भी इनके पास सिर्फ बहाने होते हैं और ये कहना होता है कि हमारे पास पावर्स नहीं है।